हेलो नमस्ते साथियों, कैसे हो साथियों। उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार होंगे। स्वागत है ये आप सभी साथियों का एक बार फिर से एक नए प्रैक्टिस सेट में। साथियों, आप सभी के सहयोग से 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। इसी के साथ में क्लास को शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बताएंगे साथी क्या होगा इसका आंसर। पहला क्वेश्चन है, जीवा के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। यानी जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 और 2 बताएंगे साथी। साथ ही जीवा के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अग्रस्वर, अग्रस्वर। दूसरा साथी मध्य स्वर, मध्य। तीसरा क्या हो जाएगा? पश्च स्वर, पश्च स्वर हो गया। इसके अंतर्गत जो स्वर आते हैं उनको एक बारी हम देख लेंगे। अग्रस्वर के अंतर्गत छोटी ई, बड़ी ई, ए ऐ, ए ऐ। अग्रस्वर के अंतर्गत छोटी ई, बड़ी ई, ए ऐ। मध्य स्वर के अंतर्गत साथी आ आता है, और पश्च स्वर के अंतर्गत आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ, ओ और औ आता है। याद रखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके स्क्रीन पर। भाषा का बताना है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ क्या है? पश्च है, संवृत है, अग्रस्वर है, विवृत है, पश्च विवृत है, अग्र संवृत है। बताएंगे। साथ ही अगर हम बात करें स्वरों का, तो मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? 4 प्रकार से किया गया है। 4 प्रकार में सबसे पहला आता है अर्धविवृत। सबसे पहले क्या आएगा? अर्धविवृत स्वर। अर्धविवृत के बाद साथी विवृत स्वर, विवृत स्वर। विवृत के बाद साथी समृत स्वर, समृत स्वर। उसके बाद अर्ध समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर। इसके अंतर्गत आने वाले जो स्वर हैं एक बार उनको हम देख लेंगे। अर्ध विवृत के अंतर्गत साथी ऐ और औ, ऐ और औ। विवृत के अंतर्गत आ जाएगा। समृत के अंतर्गत साथी छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। उसके बाद जो भी बच्चे हैं वो अर्ध समृत के अंतर्गत आ जाएंगे। ए और ओ, ए और ओ क्या होंगे? आ जाएंगे अर्ध समृत के अंतर्गत। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बात करी कि ऊ किस कैसा स्वर है? पश्च स्वर है। ऊ कैसा स्वर है? ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ कैसा स्वर है? पश्च स्वर है। तो पश्च और विपरीत समृत के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत? समृत के अंतर्गत आएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। पांडु, पांडव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है। अ है, अ है, व है, इनमें से कोई नहीं। साथ ही आप जानते हैं कि प्रत्यय जो होते हैं शब्दांश होते हैं। शब्दांश यानी शब्द का अंश, अंश का अर्थ है भाग, और ये क्या करते हैं? शब्द के बाद में प्रयुक्त होते हैं, अर्थ को परिवर्तित करते हैं। पांडु का अगर हम प्रत्यय की बात करें तो पांडव में पांडु प्लस अ क्या है? अप्रत्यय। पांडव मूल शब्द है और अ क्या है? यहाँ पे प्रत्यय है, तो पांडु प्लस अ से पांडव मिला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है? 3 आधार पर, 4 आधार पर, 2 आधार पर, 8 आधार पर। बताएंगे साथी। साथी वाक्यों का वर्गीकरण 2 आधार पर किया जाता है। किस आधार पर? 2 आधार पर। पहला होता है संरचना आप कहो या रचना, संरचना या रचना के आधार पर। दूसरा साथी क्या होता है? अर्थ के आधार पर। दूसरा अर्थ के आधार पर। अगर आपसे वाक्य की भेद रचना के आधार पर पूछा जाए तो कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? 8। अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? 8। संरचना के आधार पर 3 कौन कौन से होते हैं? पहला होता है सरल वाक्य, सरल या साधारण। दूसरा साथी संयुक्त होता है, और तीसरा क्या होता है? मिश्र वाक्य। तीसरा क्या होता है? मिश्र वाक्य। याद रखेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। सेना, सेना, दल, सभा और कक्षा आदि शब्द कौन सी संज्ञा का बोध कराते हैं? भाववाचक संज्ञा का, जातिवाचक संज्ञा का, समूहवाचक संज्ञा का, व्यक्तिवाचक संज्ञा का। भाववाचक संज्ञा में साथी जो शब्द आते हैं, जैसे भाव का बोध कराने वाले शब्द ईमानदारी, ईमानदारी, मिठास, मिठास आदि शब्द क्या आते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जाति का बोध हो, जैसे मनुष्य, संपूर्ण मनुष्य जाति का जो बोध करा रहा है, मनुष्य हो गया। जानवर में कुत्ता, बिल्ली, कुत्ता, ये सब क्या हो गए साथी? एक संपूर्ण जाति का बोध कराएं। समूह, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सेना समूह है, दल भी समूह है, सभा हो गया, कक्षा हो गया, परिवार हो गया, ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति की बात होगी, स्थान की बात होगी। जैसे हमने कहा कि दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, ये सब क्या है? विशेष स्थान, यानी विशेष स्थान की बात हो रही तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है।
जिस प्रकार क्रिया का प्रभाव पड़े, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं, करण कहते हैं, कर्म कहते हैं, अपादान। क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ता है। क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता है साथी? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कहते हैं। कर्ता साथी चिन्ह होता है, कारक चिन्ह ने होता है। कर्म का कारक चिन्ह क्या होता है साथी? को। कर्म का क्या होता है? को होता है। और करण का साथी क्या होता है? शे होता है, जो साधन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? साधन या वजह को दर्शाता है। और अपादान का भी शे होता है। ये क्या दर्शाता है? अलगाव या तुलना या भय डर को दर्शाता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग संज्ञा नहीं है। ब्रज, देवनागरी, मक्षर, तृतीया। आपको बताना है कि अदालत स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अरहर बताना है, अरहर। आवाज़ बताना है, आवाज़ में कौन सा है? स्त्रीलिंग पुल्लिंग है? आयु बताएंगे साथी। हम स्त्रीलिंग शब्द की बात करें तो इसका हो जाएगा मच्छर। मच्छर क्या है? संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है। मच्छर क्या है? स्त्रीलिंग नहीं है। अगर बात करें साथी अदालत कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। अदालत कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग है। अरहर भी साथी स्त्रीलिंग है, आवाज़ भी स्त्रीलिंग है, वायु भी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। पर्वतीय में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक है, परिमाणवाचक विशेषण है, गुणवाचक है, सार्वनामिक विशेषण है। संख्या में साथी 2 4, संख्या में अगर होता 2 4 कुछ में क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। वहीं पे परिमाणवाचक की बात करें साथी, परिमाण में जो आती हैं इसमें थोड़ा बहुत कम ये सब क्या होते हैं? मात्रा को दर्शाते हैं। गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं? जो गुण का बोध कराएं, ठीक है, वो क्या होते हैं? गुणवाचक। जैसे ये है क्या? पर्वतीय यानी पर्वत क्या है साथी? संज्ञा शब्द है। और इसमें ई प्रत्यय जुड़ा है। क्या? ई प्रत्यय जुड़ा है। कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? ई प्रत्यय जुड़ने से ये बना है। तो ये क्या पर्वत के गुण को बता रहा है, यानी पर्वतीय है। तो इसका हो जाएगा आंसर सी, गुणवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, संज्ञा का पड़ोसी अगर सर्वनाम हो जाए तो क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे हमने कहा यह है कार कैसा शब्द है? संज्ञा शब्द है। और यह क्या है? विशेषण है। यह क्या है? सर्वनाम शब्द है। और सर्वनाम का पड़ोसी अगर संज्ञा हो जाए तो सार्वनामिक विशेषण होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर। निशा का विशेषण रूप है। निशित है, नैश है, निशांत है, निशाचर है। बताएंगे। निशाचर साथी क्या है? एक विशेषण है, लेकिन निशा का विशेषण नहीं है। ये क्या है? विशेषण है। ये विशेषण है लेकिन निशा का विशेषण नहीं है। निशांत साथी क्या होता है? रात का अंतिम भाग या भोर को कहते हैं। भोर सुबह यानी होने वाली होती है। इसका राइट आंसर होगा बी। निशा का विशेषण रूप नैश है। निशित यानी आधी रात का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं? निशित कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। क्रियार्थक क्रिया संज्ञा सदा किस रूप में रहती हैं? जो क्रियार्थक क्रिया होती हैं वो क्रियार्थक क्रिया जैसे साथी क्या होता है? पढ़ना, लिखना, दौड़ना, पढ़ना होता है, चलना होता है, दौड़ना होता है, ये सब क्या है? क्रियार्थक क्रियाएं। ये क्या होती हैं? सदा एक वचन स्त्रीलिंग होती है, बहुवचन स्त्रीलिंग, एक वचन पुल्लिंग, बहुवचन पुल्लिंग। बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर? बताएंगे साथी क्या होगा इसका राइट आंसर? ये साथी क्या होती हैं? सदा पुल्लिंग होती हैं। ये साथी क्या होती हैं? सदा पुल्लिंग होती हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी स्क्रीन पे। भविष्यत काल में बदलिए। बच्ची रो रही थी, यानी क्या है? भूतकाल का सेंटेंस है और इसको वाक्य है, आपको इसको भविष्य काल में बदलना है। क्या होगा इसका आंसर? बच्ची रोती थी, या तो ये भी तो भूतकाल हो गया। बच्ची रोती है, बच्ची रो रही थी, बच्ची रो रही होगी। इसका राइट आंसर होगा बच्ची रो रही होगी। यानी आप आगे की सोच रहे हैं, भविष्य काल यानी भविष्य के बारे में। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है। राम हमेशा घूमने जाता है। इस वाक्य में हमेशा साथी क्या है? ये वाक्य में हमेशा है। हमेशा क्या है आपको बताना है? कर्म है, संज्ञा विश्लेषण है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा है। बताएंगे आंसर क्या होगा इसका क्वेश्चन नंबर 12। साथी इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिया हो जाएगा। क्रिया हो जाएगा। घूमना क्या है? क्रिया है। और ये किसकी विशेषता बता रहा है? क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण होता है। जैसे तेज दौड़ना, कैसे दौड़ता? तेज दौड़ता है। धीरे दौड़ता है। जो समय का बोध कराए, कब, कहाँ, स्थान का बोध कराए, मात्रा कितना है, ये सब क्या है? क्रिया विशेषण होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी स्क्रीन पे। जो स्वेच्छा से करे नौकर होता है, स्वयं पाकी होता है, स्वयं सेवक होता है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका हो जाएगा सी। साथ ही इसे हम क्या कह सकते हैं? सेवाव्रती भी कह सकते हैं। सेवाव्रती भी कह सकते हैं, या स्वसेवी भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है आपकी स्क्रीन पर। स्तबक शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयोग होता है? लोगों की भीड़ के लिए, पशुओं की झुंड के लिए,
फलों की टोकरी के लिए फूलों का गुच्छा। बताएंगे साथी क्वेश्चन नंबर 14 का क्या आंसर होगा। साथ ही अगर हम बात करें लोगों की भीड़ के लिए जो क्या होता है, इसको हम जन समूह कह सकते हैं, यानी लोगों का समूह जो होता है वही जन समूह होता है, तो इसे हम जन समूह भी कहें। पशुओं का झुंड, इसको हम झुंड कह सकते हैं। फलों की टोकरी, हम इसे टोकरी कह सकते हैं। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फूलों का जो गुच्छा होता है वो उसे अस्तबक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, उसने तो मेरी आंखें खोल दी रेखांकित मुहावरे का अर्थ आपको बताना है कि उसने मेरी आंखें खोल दी में इसका क्या अर्थ है। अंधकार दूर करना, किसी बात पर ध्यान न देना, भ्रम को दूर करना, स्वागत के लिए राह राह देखना। साथ ही आंखें खोलना का मतलब है कुछ भ्रम था और उसको दूर हो जाए, यानी आंखें खुल गई, वही होता है कि आंखें खोलना यानी भ्रम को दूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें कौन सा तत्पुरुष समास है। इनमें कौन सा तत्पुरुष समास है। शीतोष्ण, आशातीत, अष्टाध्यायी, आजन्म। बताएंगे साथी। आजन्म की बात करें अगर साथी, तो जन्म से लेकर, इसका समास विग्रह क्या होगा, जन्म से लेकर, जन्म से लेकर। और आप युक्त हुआ है, ये क्या है, अव्यय है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। अष्टाध्यायी यानी साथी क्या होता है, 8 अध्यायों का समूह है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास, यानी पहला पद अगर संख्यावाची हो जाए तो द्विगु समास होता है। आशातीत यानी आशा से परे, तीत यानी परे, आशा से परे, इसमें कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। शीतोष्ण यानी साथी सब क्या होता है, शीत, शीत उष्ण, शीत उष्ण, ये कैसा है, दोनों पद प्रधान है, तो यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध, आपको बताना है कौन सा अशुद्ध है। पुष्पांजलि है, निरापराध है, भास्कर है, उज्ज्वल है। बताएंगे साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे पुष्पांजलि भी पूर्ण रूप से शुद्ध है, भास्कर, उज्ज्वल। निरापराध कोई शब्द नहीं होता है, निरपराध होता है, क्या होता है साथी, निरपराध होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है आपके स्क्रीन पर, व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध, आपको इस बार शुद्ध बताना है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला है ऑप्शन है, मेरे को आपका काम बहुत पसंद है, वह आदमी अच्छा नहीं है, एक दूध का ग्लास दो, प्रत्येक चित्र बुरे नहीं होते। साथ ही यहाँ पे मुझे, मुझको नहीं है, मुझे आपका काम बहुत पसंद है, वह आदमी अच्छा है, वह आदमी क्या है, अच्छा है, या वह अच्छा आदमी है, ये क्या है, वाक्य सही है। दूध का एक ग्लास दो, अगर ऐसा होता तो ये वाक्य सही हो जाता, तो ये भी वाक्य गलत है। एक दूध का ग्लास नहीं, तो दूध का एक ग्लास होता है। प्रत्येक चित्र यानी साथ ही सभी चित्र हम ऐसा कह सकते हैं, सभी चित्र बुरे नहीं होते, तो ये प्रत्येक भी गलत हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, बाय का विलोम आपको बताना है क्या होगा, रूक्ष होगा, अभ्यंतर होगा, अबाध्य, अथेस्ट। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19। बाय का साथी क्या होता है, हम इसे कहते हैं बाहर, बाहर होता है, और इसका हो जाएगा आंसर अभ्यंतर, अभ्यंतर यानी अंदर भीतर होता है। रूक्ष का अर्थ होता है साथी कठोर या रूखा, रूक्ष को क्या कहते हैं, कठोर, कठोर या रूखा कहते हैं। अबाध्य का हो जाएगा बाध्य, अबाध्य का क्या हो जाएगा, बध्य हो जाएगा, इसका विलोम। बध्य यानी साथी बधा हुआ, बध्य यानी क्या होता है, बधा हुआ, अबध्य यानी मुक्त होता है, बधा न होना। यथेष्ट साथी क्या होता है, पर्याप्त यानी काफ़ी, पर्याप्त मात्रा जिसे कहते हैं, पर्याप्त काफ़ी, वही होता है यथेष्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, खगेश का पर्यायवाची है, वाक है, वायतनीय है, विधु है, वासुदेव है। बताएंगे वासुदेव साथी भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, विष्णु जी का पर्यायवाची है, श्री कृष्ण जी कह देते हैं राधापति, राधापति, माधव, केशव, मुरारी, माधव, केशव, मुरारी, ये सब क्या हैं, वासुदेव जी के पर्यायवाची हैं। अगर विधु की बात करें साथी, विधु क्या है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, चंद्रमा है। राकेश हो गए, शशि, राकेश, शशि, मयंक, हिमांशु, चांद, ये सब क्या है, रजनीश, सब चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। यानी खगेश किसको कहते हैं, गरुड़ जी को कहते हैं, और गरुड़ का पर्यायवाची है वैतनेय, वैतनेय यानी गरुड़, वैतनेय यानी साथी गरुड़ होता है। गरुड़ के पर्यायवाची शब्द में खगेश हो गए, खगपति, खगपति, सुपर्ण, सुपर्ण होता है, वातनीय भी हो जाता है, वातनीय होता है, पत्रगार हो जाता है, ये सब क्या है, खगेश जी के पर्यायवाची है। वाक्य यानी वाणी या वचन होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से चंद्रमा का पर्यायवाची है, मुरारी, निशान, मृगांक, निलय। बताएंगे साथी क्या होगा। निलय साथी क्या होता है, घर का पर्यायवाची शब्द है, घर जिसे हम आलय कहते हैं, आलय, निवास, निवास, निकेतन, सदन, गृह, ये सब क्या हैं, आलय के पर्यायवाची हैं। मृगांक, इसका राइट आंसर हो जाए मृगांक, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है मृगांक, मयंक, सुधाकर, सोम आदि। निशान साथी क्या होता है, ये चिन्ह होता है, चिन्ह के पर्यायवाची शब्द हैं। मुरारी भगवान श्री कृष्ण के पर्यायवाची हैं, भगवान श्री कृष्ण के, माधव, केशव, माधव, केशव, मुरारी, राधापति, ये सब मुरारी के पर्यायवाची शब्द हैं।
अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं, आपको बताना है तद्भव। दांत है, अधर है, आंख है, कान है, बताएंगे। कान साथी ये क्या है, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, कर्ण। इसका तत्सम क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। आंख भी क्या है, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाएगा अक्षी। अधर साथी क्या है, इसका राइट आंसर होगा अधर। अधर क्या है, ये तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम होगा, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, ओठ। होठ हो जाएगा। वहीं पे दांत की बात करें तो ये भी साथी क्या है, तत्सम शब्द है, सॉरी तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम होगा साथी क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। ये इसका तत्सम, ये तत्सम रूप दंत हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, आपको बताना है कौन सा नहीं है। मनोज है, रात है, इंदु है, दिनेश, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 23 का क्या होगा आंसर। साथ ही मनोज क्या है, कामदेव का पर्यायवाची है, तो ये कामदेव, मनोज क्या है, कामदेव, कामदेव के नाम है, तो ये भी क्या है, तत्सम है। रात साथी क्या है, तद्भव शब्द है। रात कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा, रात्रि। रात्रि क्या है, तत्सम शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंदु साथी क्या है, चंद्रमा का पर्यायवाची है, चंद्रमा। अगला शब्द है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे। तत्क्षरण का सही संधि विच्छेद है तत्प्लस शरण, तत्प्लस क्षरण, तत्प्लस क्षरण, तत्प्लस शरण। और साथ ही आपको बताना है कि इसमें कौन सी संधि है। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको बताना है कौन सी संधि है। साथ ही एक नियम है, अगर त के बाद स आ जाए, त के बाद स आ जाए तो त किसमें परिवर्तित होता है, च में, आधे च में परिवर्तित होता है, और स किसमें साथ ही परिवर्तित होता है, छ में परिवर्तित हो जाता है। ये किसका नियम है, व्यंजन संधि का नियम है। कौन सी संधि का, व्यंजन संधि का नियम है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, तत् प्लस शरण हो जाएगा। त के बाद स आएगा तो त किसमें बदलेगा, आधे च में, और स किसमें बदलेगा, आधे छ में बदल जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। सदगति, उज्ज्वल, दिग्दर्शन, पुस्तकालय, बताएंगे साथी क्वेश्चन नंबर 25 का क्या होगा आंसर। सदगति की बात करें, सदगति यानी शत, ये होगा क्या साथी, सत प्लस गति। कौन सी संधि है इसमें, व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। उज्ज्वल की बात करें साथी तो इसका जो संधि विच्छेद होगा, उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल। यहाँ पे त का क्या होगा साथी, द में होगा, यहाँ पे त का क्या होगा, ज में होगा, क्योंकि ये इस ज के हिसाब से परिवर्तित होगा। इसमें भी व्यंजन संधि है। दिग्दर्शन, दिग प्लस दर्शन, दिग्दर्शन में क्या होगा, दिग प्लस दर्शन, इसमें भी साथी कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। पुस्तकालय की बात करें तो साथी पुस्तक से बनाया है, पुस्तक प्लस आलय यानी पुस्तक का घर, पुस्तकालय, इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, रिपोर्टाज का संबंध किससे है, पत्रकारिता से है, नाटक से है, राजनीति से है, परंपरा से, बताएंगे। साथ ही रिपोर्टाज का संबंध है पत्रकारिता से, किससे है, पत्रकारिता से। अगर वहीं पे हम बात करें तो हिंदी में रिपोर्टाज विधा के अगर जनक की बात करें, इसके जनक, हिंदी में जनक, रिपोर्टाज के जनक किसे माना जाता है, तो शिवदास सिंह चौहान को माना जाता है। शिवदान सिंह चौहान, इन्हें क्या माना जाता है, हिंदी में रिपोर्टाज के जनक। अगर हम पहला रिपोर्टाज की साथ ही बात करें, पहला रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा माना जाता है। कौन माना जाता है, लक्ष्मीपुरा, पहला रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा माना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है आपके स्क्रीन पर। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। श्रुति सम यानी सुनने में साथी समान हो लेकिन अर्थ क्या हो, अलग हो। श्रुति सम यानी सुनने में समान, श्रुति सम यानी सुनने में समान, भिन्नार्थक यानी भिन्न अलग अर्थ हो, यानी भिन्न भिन्न अर्थ हो। जैसे बताएंगे कौन सा है, शाम का संध्या, अपेक्षा उपेक्षा, दिन दिवस, संसार जगत। यहाँ पे साथी आप देखेंगे संसार जगत क्या है, एक दूसरे के पर्याय हैं। दिन को दिवस कहते हैं, ये भी एक दूसरे के पर्याय हैं। सुनने में तो अलग है लेकिन अर्थ में अलग नहीं है, अर्थ में साथी क्या है, समान है। शाम भी क्या है, संध्या का पर्याय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अपेक्षा उपेक्षा, अपेक्षा उपेक्षा साथी सुनने में कैसे हैं, अलग हैं। और अर्थ में अगर अर्थ की बात करें तो अपेक्षा का अर्थ होता है आशा, अपेक्षा का अर्थ होता है कि आशा या चाहत होता है। वहीं पे उपेक्षा का अर्थ होता है अनदेखा, क्या होता है, अनदेखा या तिरस्कार जिसे कहते हैं, वही होता है उपेक्षा, अपेक्षा उपेक्षा। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है आपके स्क्रीन पे। परिताप शब्द का अर्थ क्या है, जलन है, ज्वाला है, प्रमाण है, संताप है, बताएंगे। ज्वाला, परिताप साथी क्या है, परिताप का हो जाएगा संताप, परिताप का साथी क्या हो जाएगा, संताप हो जाएगा। प्रमाण साथी क्या होता है, इसको साक्ष्य को कहते हैं, जब साक्ष्य चाहिए तो वही प्रमाण होता है। ज्वाला आग की लपट को कहते हैं, आग की जो लपट होती है वही साथी क्या होती है, ज्वाला होती है।
अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29 है आपकी स्क्रीन पे। वृत्यानुप्रास है, वृत्यानुप्रास क्या है? जहाँ वाक्य में भेद हो, जहाँ एक ही व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो, जहाँ शब्द की आवृत्ति हो, जहाँ अनेक शब्द की आवृत्ति हो। बताएं। साथ ही जहाँ पे एक शब्द की आवृत्ति होती है और अर्थ जब अलग अलग हो जाए तो वहाँ पे साथी क्या होता है? यमक अलंकार होता है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो, एक या अनेक बार हो, वहाँ पे क्या होता है? वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पे जैसे क वर्णों की आवृत्ति कनक कनक कनक। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30 है। प्रतीप अलंकार वहाँ होता है जहाँ उपमेय को उपमान के सदृश कहा जाता है, उपमेय को उपमान से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं रह जाता, उपमेय और उपमान का संबंध उल्टा कर दिया जाता है। साथ ही प्रतीप अलंकार उपमा अलंकार क्या होता है? उल्टा। उपमा अलंकार का उल्टा होता है। जहाँ पर उपमेय की उपमान की संभावना, जहाँ उपमेय उपमान को संबंध उलट दिया जाए, वहीं पे क्या होता है? प्रतीप अलंकार होता है। ये उपमा अलंकार का उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31 है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। निम्नलिखित में कौन सा रस है? आपको बताना है। हास्य है, शांत है, श्रृंगार है, करुण रस है। बताएंगे। साथी यह पंक्ति किसकी है? मीराबाई जी की है। यह पंक्ति मीराबाई जी की है। भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं और उनको अपना पति मानती हैं। और ये किसको दर्शा रहा है? प्रेम को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32 है। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? अस्थाई भाव, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव। क्वेश्चन नंबर 32 का क्या होगा आंसर? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अस्थाई भाव, जिसे प्रधान भाव भी कहते हैं। और ये साथी शुरू से लेकर अंत तक रहता है। ये शुरू से लेकर अंत तक रहता है और ये क्या होते हैं? अस्थाई भाव कहे जाते हैं। अगर इसकी संख्या की बात की जाए तो इसकी संख्या कितनी होती है? 9 होती है। अनुभाव, अनुभाव साथी शारीरिक चेष्टाएं यानी क्रियाएं जो होती है उनसे होता है। और इसके कुल कितने संख्या है? इसकी कुल 4 संख्या हैं। विभाव की बात करें, वस्तु स्थिति को देखने से जो मन में भाव प्रकट हो उसे विभाव कहते हैं। ये कितने होते हैं? ये 2 होते हैं। आलम्बन और उद्दीपन होते हैं। वही पे संचारी भाव की बात करें हम तो ये कितने साथी होते हैं? ये 33 होते हैं। लेकिन 34वां भी माना गया है। किसके द्वारा माना गया है? महाकवि देव के द्वारा। देव के द्वारा कौन सा माना गया है? 34वां छल माना गया है। छल संचारी भाव। और 34वां रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कौन सा माना गया है? चकपकाहट। चकपकाहट माना गया है। इसकी संख्या 33 है। 34वां छल माना गया है और रामचंद्र शुक्ल जी ने चकपकाहट माना है। और ये साथी क्या है? अस्थाई भाव, अनुभाव, विभाव, अनुभाव। ये साथी रस के 4 अंग हैं। किसके हैं? रस के 4 अंग, रस के 4 अंग हैं। ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33 है। अनुष्टुप, अनुष्टुप है एक अलंकार है, एक रस है, एक गुण है, एक छंद है। क्या है? रस क्या है? बताएंगे। साथी रस क्या है? एक छंद है। एक कैसा छंद है? वर्णिक छंद है। कैसा छंद है? वर्णिक छंद है। साथ ही इसमें प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 8 वर्ण होते हैं। कितने? प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। गुण साथी क्या है? यह है काव्य की विशेषता बताती है। किसकी? काव्य की। काव्य की विशेषता बताती है। जैसे ओज गुण हो गए, माधुर्य गुण हो गए, ये साथी क्या है? गुण है। क्वेश्चन नंबर 34 है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालयी पत्र नहीं है? निमंत्रण है, प्रार्थना है, प्रेस विज्ञप्ति है, संपादक के नाम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निमंत्रण पत्र कार्यकालीय पत्र के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन 35 है साथी क्या है? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 35 है साथी गद्यांश से है। गद्यांश को हम पढ़ेंगे, इसके बाद आंसर देंगे। क्या कहता है? जिस विद्यार्थियों ने समय की कीमत जान ली वह सफलता को अवश्य प्राप्त करता है। समय की कीमत जानेंगे तो विद्यार्थी क्या होता है? सफलता प्राप्त करता है। प्रत्येक विद्यार्थियों को अपनी दिनचर्या की समय सारणी अथवा तालिका बनाकर उसका पूरी दृढ़ता से पालन करना चाहिए। जिस विद्यार्थियों ने समय का सही उपयोग करना सीख लिया है उसके लिए कोई भी काम करना असंभव नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोई काम पूरा न होने पर समय की दुहाई देते हैं। वास्तव में सच्चाई इसके विपरीत होती है। अपनी अकर्मण्यता और आलस्य को वे समय की कमी के बहाने छिपाते हैं। कुछ लोगों को अकर्मण्यता रहकर निठल्ले समय बिताना अच्छा लगता है। ऐसे लोग केवल बातूनी होते हैं। दुनिया में सफल व्यक्तियों ने सदैव कार्यव्यस्त में जीवन बिताया है। उनकी सफलता का रहस्य समय का सदुपयोग रहा है। दुनिया में अथवा
प्रकृति में हर व्यक्ति का समय निश्चित है, समय बीत जाने के बाद कार्य फलदायक नहीं होता है। ठीक है, अब इससे बने जो क्वेश्चन है साथी उसको हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है इससे बने क्वेश्चन, कुछ लोगों की समय की कीमती यानी कुछ लोगों की समय की कीमती के बहाने क्या छुपाते हैं? अपनी विभिन्न कमियां, अपनी अकर्मण्यता और आलस्य, अपनी बातूनीपन, अपना निठल्लापन। तो साथ ही हम यहाँ पे देखेंगे तो वो अपना क्या छिपाते हैं, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था, वो अपना क्या छिपाते हैं, अकर्मण्यता और आलस को भी छिपाते हैं अपनी कमी के बहाने। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वो अपनी कमियों को आलस्य, अपनी कमियों को बहाने क्या छुपाते हैं, अपनी अकर्मण्यता और आलस्य को छिपाते हैं समय के बहाने। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 है, विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? समय पर काम करना, समय की दुहाई देना, दृढ़ विश्वास बनाए रखना, समय की कीमत समझना। तो अभी साथी यहाँ पे आप देखेंगे कि विद्यार्थियों के लिए क्या है, समय की कीमत जानना बहुत जरूरी है, यहाँ पहली पंक्ति में दी गई है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्या कहता है, कार्य की स्थिति में फलप्रद नहीं होते हैं, समय बीत जाने पर, समय न आने पर, समय अधिक होने पर, समय कम होने पर। तो साथ ही इसकी जो लास्ट पंक्ति है यहाँ पे दिया है कि समय बीत जाने पर कार्य क्या होता है, फलप्रद नहीं होता है। क्या होता है? फलप्रद नहीं होता है, कोई फायदा नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि समय बीत जाने पर कार्य फलप्रद नहीं होता है। अगला क्या कहता है, 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अकर्मण्यता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय कौन सा है? ऑप्शन है, उपसर्ग में ता है, प्रत्यय अ है, उपसर्ग में अ है, प्रत्यय ता है, उपसर्ग नहीं है, प्रत्यय ता है, उपसर्ग अकर्मण्य और तथा प्रत्यय ता है। तो साथी अ है, अधन कर्मण्यता, कर्मण्य प्लस ता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ता, और उपसर्ग क्या हो जाएगा, इसमें नहीं है तो उपसर्ग अ है और ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, दुनिया के सफलतम व्यक्तियों की सफलता का क्या रहस्य है? सफलता का क्या रहस्य है? समय की कीमत, समय का पालन, समय का सदुपयोग, समय का प्रयोग। साथ ही इस पंक्ति में लिखा है कि समय का सदुपयोग है जो सफलता क्या है, दुनिया के सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य है समय का सही सदुपयोग क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, बाबू गुलाब राय की रचना है। बाबू गुलाब राय की रचना क्या है? ऑप्शन है, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, उपयुक्त में से एक से अधिक। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी का है। किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। 1929 में इसका प्रकाशन होता है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ये किसका है साथी? ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास किसका है? बाबू किसका है? गुलाब राय का है। इसका प्रकाशन होता है 1938 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। और हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास का है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का है। किसका है? गणपति चंद्र गुप्त जी का है। किसका है? गणपति चंद्र गुप्त जी का है। बाबू गुलाब राय की अगर हम बात करें तो इनके कुछ निबंध की जो प्रसिद्ध हैं, थलुआ क्लब, मेरी असफलताएं, प्रकार प्रभाकर, जीवन पशु, इनके प्रसिद्ध निबंध हैं। आप इनको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बताएंगे साथी आज की क्लास कैसी लगी, और अपना स्कोर जरूर बताएं कि 40 में से आपका क्या स्कोर बना। ठीक है, अपना स्कोर जरूर बताएं। कल फिर मिलते हैं एक शानदार जानदार क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद साथियों।